हेलो स्टूडेंट। तो आज बेटा अपन यूनिट एंड डायमेंशन इसके जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है उसके जनरल क्वेश्चंस जो है वो हमारे से बन भी जाते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है कि जिनमें फिर भी कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं और पूरे ईयर में कुछ डाउट्स चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ पर आज उन सबको एक साथ यहाँ पर जो है रीच आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में डाउट्स रहते भी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कि इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज x kg, unit of length is y meter, and unit of time is z second. Now, if 1 Newton equal to F, new units then, तो ये F की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअली हम ये जानते हैं कि यूनिट इन डायमेंशन में कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है n और जो उसकी यूनिट होती है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, और फिर फाइनली अपन कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से n1 इंटू यू वन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n2 इंटू यू टू। इस फॉर्मूले से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट मैं जो है ये जो सब्जेक्टिव तरीके से न जाकर इसको अपन फास्टली कैसे अप्रोच करें, ठीक है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हें सिखा देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या करना है कि हमें क्या कहा है इसमें कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है, एफ न्यू यूनिट के इक्वल है। तो आप लिख लीजिए कि 1 न्यूटन जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एफ न्यू यूनिट, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन को अगर हम ऐसा लिखें, क्या चीज, कि न्यूटन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसके अलावा अपन जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। वहां से अपन इसकी यूनिट ये भी लिखते हैं, जनरल एमकेएस सिस्टम के अंदर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना, ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ना, इसको न्यू सिस्टम में लिखना है। ठीक है, अब न्यू सिस्टम में कैसे लिखे, तो मान लिया कि जो न्यू सिस्टम में जो केजी है, अब वो है केजी डैश। केजी डेज जो है वो कितना बता रखा है, एक्स केजी के इक्वल। ठीक है, और लेंथ जो है उसको हम मान लेते हैं मीटर डेज, और मीटर डेज जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाई मीटर। ठीक है, और यहां से सेकंड जो है सेकंड डेज कर देते हैं, और यहां से हो जाएगा क्या, जेड एस हो जाएगा। यहां से जो केजी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, केजी डैश एन डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, यहां से मीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर डैश डिवाइड बाई वाई। और यहां से जो सेकंड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड डैश डिवाइड बाई जेड के इक्वल हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। केजी की जगह वैल्यू पुट करेंगे केजी डैश एन डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और मीटर की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे मीटर डैश एन डिवाइड बाई वाई। ठीक है, और ये सेकंड की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे सेकंड डैश डिवाइड बाई जेड। ठीक है, तो अपॉन में सेकंड डैश डिवाइड बाई जेड, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लाइक जेड स्क्वायर, देखो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, जेड स्क्वायर एन डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, और केजी डैश इंटू मीटर डैश एन डिवाइड बाई सेकेंड डैश स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यू यूनिट हो गई। ठीक है, फोर्स की, और न्यूमेरिक वैल्यू इसकी यहाँ से क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इच 10 मीटर। बोला कि नया सिस्टम है यूनिट का, ठीक है, हाइपोथेटिकल चीजें चल रही है इसमें। तो बोला कि न्यू सिस्टम के अंदर अगर लेंथ को 10 मीटर लिखा जाए और टाइम को लिखा जाए, जो न्यू सिस्टम यूनिट है टाइम की, वो है 2 सेकेंड। बोला कि मास जो है वो कितना बोला गया, 5 kg बोला गया। देन फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बोला कि जो टॉर्क की जो नई यूनिट है, ठीक है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो बता,
क्या हो जाएगा इसका, देखो टॉर्क की अपन बात करते हैं सबसे पहले। टॉर्क जो होता है उसका जो यूनिट होती है जनरल, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ऑप्शंस में भी दिखाई दे रहा है, न्यूटन इंटू मीटर दिखाई दे रहा है। न्यूटन इंटू मीटर जो है, न्यूटन को अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूटन जो है उसको अपन क्या ले सकते हैं, वही अभी पीछे मैंने सिखाया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू मीटर। यहां से बनेगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको टॉर्क को, जो कि अभी ये इसकी एक्चुअल यूनिट है, हमें इसको केवल कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, न्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब न्यू सिस्टम के अंदर हम केजी को अब क्या लिख सकते हैं, यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर यहां से जो केजी है वो 1/5, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लूंगा, डायरेक्टली इसकी न्यूमेरिक वैल्यू अपन यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो नए सिस्टम के अंदर क्या है कि नए सिस्टम के अंदर मैं टॉर्क को क्या लिखूं, यहां से मैं कहूंगा कि भैया जो नए सिस्टम है उसके अंदर टॉर्क की जो न्यू यूनिट जो है वो क्या लिखी जाएगी, केजी डैश इंटू मीटर डैश स्क्वायर एंड डिवाइड बाई सेकेंड डैश स्क्वायर, ये होनी चाहिए। बस हमें केजी डैश जो है, केजी डैश की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, केजी डैश की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 kg। ठीक है, और मीटर डेज की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 10 मीटर, तो 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड डेज की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का स्क्वायर मतलब 4 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर नहीं आता, हमें यहाँ पर टॉर्क की पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, अब देखो यहीं पर कंफ्यूजन होता है, तभी तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसके अंदर डाउट्स रहते हैं, आप सोचो हाँ सर ये तो हो जाएगा। अब पीछे वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इसकी ये न्यूमेरिक वैल्यू, मोस्टली इसके अंदर केवल न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है, वो भी नए सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमें टॉर्क की, हमने न्यू सिस्टम के अंदर वो यूनिट लिख ली, केजी डेज इंटू मीटर डेज स्क्वायर अपॉन सेकेंड डेज स्क्वायर। बोला है कि अब केजी डेज जो है ना, एक्चुअली वो बोल रहा है क्या है, 5 kg है। ठीक है, केजी डेज किसके इक्वल है, 5 kg के। न्यू सिस्टम के अंदर ये नया सिस्टम ही चल रहा है, ये भी नया सिस्टम है और ये भी नया सिस्टम है। ठीक है, न्यू सिस्टम के अंदर बोला केजी डेज 5 kg है। ठीक है, लेंथ मतलब मीटर डेज किसके इक्वल है, 10 मीटर के इक्वल है, और सेकंड डेज जो है वो किसके इक्वल है, 2 सेकंड के इक्वल है। बस ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अच्छा मीटर डेज कितना है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा सर। तो ये बनेगा 500 डिवाइड बाई 5 एंड इंटू केजी इंटू मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, 125। ठीक है, और केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका आंसर आएगा 125 न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। ठीक है, बोला कि नए सिस्टम के अंदर जो मास है मतलब केजी डैश, वो क्या है, अल्फा केजी। लेंथ मतलब मीटर डैश, वो कितना है, बीटा मीटर। और सेकंड डैश किसके इक्वल है, गामा सेकंड के इक्वल है। इन दिस सिस्टम 10 जूल विल बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब यहाँ पर केवल ये न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है नए सिस्टम के अंदर, भैया 10 जूल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर सोचो कि सर 10 जूल, जूल एनर्जी यूनिट होती है या वर्क डन की यूनिट होती है, और वर्क डन की हम यहाँ पर एमके सिस्टम में यूनिट लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, तुम बोलोगे सर केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए नए सिस्टम के अंदर। अब केजी जो है ना, अब देखो यहां पर तुम्हें ये जानना है कि केजी डैश किसके इक्वल है, अल्फा केजी के इक्वल है। पहले वाले में क्या हो रहा था, यूनिट पूछ रहा था। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था, न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा था, इसमें यूनिट पूछ रहा था। तो ये वाला मेथड यूज करना है। इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है, ये ध्यान रखना कि ये 10 जूल एक्चुअली नए सिस्टम में किसके इक्वल होगा। तो केजी डैश इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, अल्फा केजी लिख दिया। ठीक है, मीटर डैश जो है वो किसके इक्वल है, बीटा मीटर के इक्वल है। ठीक है, और सेकंड डैश जो है वो किसके इक्वल है, गामा सेकंड के इक्वल है। तो केजी किसके इक्वल हो जाएगा, केजी डे डिवाइड बाई अल्फा। तो आप यहाँ पर सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए और बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 10 केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फा
ठीक है। मीटर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड डैश स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, ये अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इनवर्स, इधर से बीटा का क्या हो जाएगा, बीटा इनवर्स 2, और ये गामा स्क्वायर जो है ना वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लीजिए, अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा 2, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर द डिस्टेंस along x and y axes respectively, then the dimensions of dqy upon dx cube is m0 l power minus 2 and t0। रीजन बोल रहा है कि इसका रीजन बोल रहा है, असर्शन है, और उसका रीजन क्या बता रहा है, ये डायमेंशन जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में a टू b y dx जो है वो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l टू t0 है। तो ये है, ये से बोल रहा है, ठीक है। अगर ये है मतलब इस असर्शन का रीजन ये बता रहा है, बोले असर्शन जो है ना ये डायमेंशन बोल रहा है कि इसकी वजह से है, ठीक है। चलो चेक करते हैं सबसे पहले कि पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट भी है कि नहीं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है सबसे पहले डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि कोई y का कोई फंक्शन है, उसका 3 टाइम मतलब 3 ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब ये लाइक ऐसा है, dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एंड इंटू वाई, मतलब y का 3 बार डिफरेंशिएशन किया है, तो ये बनेगा डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ये बनेगा। अब यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर ऊपर तो y ओनली y रह गया यहाँ पर एक, और dx मतलब 3 बार लेंथ आ रही है, मतलब ये इसके अगर आप डायमेंशन लिखना चाहो ना तो मैं इससे इसकी डायमेंशन लिखूं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये भी लेंथ है तो ये हो जाएगी L1, और इसकी लेंथ कितनी, यहाँ पर ये क्यूब बन रहा है तो लेंथ का क्यूब हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L क्यूब। तो ये L पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा L पावर माइनस 2, मतलब ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं m0 L माइनस 2 एंड t0, मतलब असर्शन तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन रीजन में चलते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y dx, बोल रहा है कि ये जो है ये डायमेंशन होनी चाहिए m0 l2 t0 होनी चाहिए, ठीक है। dx का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जाएगा x, फाइनली लिमिट पुट कर दो तो वो लेंथ है, तो अपन यहाँ पर मैं लिमिट को यूज ना करूं और मैं केवल इंटू वाई इंटू एक्स लिख दूं तो ऑब्वियसली यहाँ से दोनों लेंथ है, लेंथ है तो l2 बनेगा, ठीक है। तो m0 l2 एंड t0 हो जाएगा, बिल्कुल। रीजन भी क्या है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। बट क्या ये रीजन ये कह रहा है कि भाई मेरी वजह से तू आया है, जैसे बोल रहा है कि मेरी वजह से तू है, यह बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये सिंगल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्टली इनमें भी कुछ डाउट्स रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं, आता भी है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को ये आता भी है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर a b c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b c आर। हमें 3 कांस्टेंट दे रखे हैं, a b c, इन 3 की डायमेंशन बतानी है। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो रूल है उसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी रूल। होमोजेनिटी रूल यहाँ पर यूज करेंगे। होमोजेनिटी रूल क्या कहता है कि अगर z जो है वो a प्लस बी के इक्वल है, z अगर क्या है a प्लस बी के इक्वल है, तो होमोजेनिटी रूल ये कहता है कि इन सब की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल रहेगी, मतलब कि z की डायमेंशन a के इक्वल है,
तभी तो भैया ये करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट है, तभी तो कोई इक्वेशन सही हो सकती है। जेड की डायमेंशन किसके इक्वल हो सकती है? बोला ए के। जेड की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? बोला बी के। तो ए और बी की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, होमोजेनिटी रूल कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग v जो है वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होना चाहिए? पूरे at के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब a, यहां से a इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइड बाई t। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1 t माइनस 1, और अपॉन टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है t1। t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2। तो ये l1 t माइनस 2 हो जाएगा। तो ये a की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, a की डायमेंशन क्या हो गई? यहाँ से l1 t माइनस 2 बन रही है। ठीक है, अब हमें b और c की डायमेंशन निकालनी है। बट अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि बेटा v इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं सर b अपॉन टी प्लस सी। अब यहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि सर अब हम कैसे निकालें? तो बहुत ही सिंपल है, देखो टी प्लस सी अपने आप में एक न्यू इक्वेशन है, टी प्लस सी। भैया c को t में तब ही ऐड कर सकते हो जब ये डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल हो। ये होमोजेनिटी रूल कह रहा है। ठीक है, कोई क्वांटिटीज को आप तभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब ये एक दूसरे के डायमेंशनली करेक्ट हो, मतलब ए और बी डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब सी टी में अगर ऐड हो रहा है तो सी की वही डायमेंशन होगी जो टी की डायमेंशन होगी, और टी क्या है यहाँ पर? टाइम। तो सी किसके इक्वल होना चाहिए? टी के। तो सी की डायमेंशन होनी चाहिए t1। ओके, अब ध्यान से समझना, अब बी की डायमेंशन जाननी है। तो v इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी। अब t प्लस सी ये पूरा क्या है? ये वही डायमेंशन बताएगा। देखो यहां से देखो, a और b की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल है, z की भी डायमेंशन इन सब के इक्वल है। तो पूरे z मतलब इसकी डायमेंशन वही है ना जो इस पूरे a प्लस बी की है। मतलब t प्लस सी की जो डायमेंशन है, t प्लस सी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पर t1 ही होनी चाहिए। मतलब ये हमारे लिए z है, पूरा t प्लस सी क्या है? z है। z की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? या तो t के इक्वल या फिर c के इक्वल। तो बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी? ओनली t1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? t1। और v की डायमेंशन क्या है? v के यहाँ पर लिख देता हूँ l1 t माइनस 1। इधर से b, इधर से t1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो b की डायमेंशन ओनली l1 हो जाएगी। तो हम मैच करवा लीजिए। a की डायमेंशन क्या आ रही है? l1 t माइनस 2, b की डायमेंशन आ रही है l1, और t की डायमेंशन आ रही है t, सॉरी c की डायमेंशन आ रही है t। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p। ठीक है, कुछ टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है p इज गिवन बाय p इक्वल टू p नॉट। ठीक है, बोला है कि एक्सपोनेंशियल पावर मतलब e पावर माइनस ए टी स्क्वायर वेयर ए इज द कांस्टेंट, t इज द टाइम, द कांस्टेंट a। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, e जो है एक्सपोनेंशियल जो होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पर कोई भी पावर हो, ठीक है, लाइक कोई भी पावर हो, जैसे लाइक मैं x लिख देता हूँ, ये हमेशा आपको क्या देगी? न्यूमेरिक वैल्यू देगी। ये न्यूमेरिक वैल्यू देगी। x यहाँ पर कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तभी तो ये है ना न्यूमेरिक वैल्यू देगी, कांस्टेंट वैल्यू देगी। और न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है ना e पावर माइनस ए टी स्क्वायर जो लिखा गया है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है पूरा। बट अल्फ ए इंटू टी स्क्वायर जो है ना, ये इंटू है ना, ध्यान से समझना, ए इंटू टी स्क्वायर जो है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। अपने आप में क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा? न्यूमेरिक वैल्यू होगी। मैंने अभी बताया यहाँ पर कि x यहाँ पर क्या है? कोई नंबर्स है, कोई डिजिट नंबर है। तो हम a इंटू टी स्क्वायर को किसके इक्वल कंसिडर कर लेंगे? यहाँ पर 1 के। तो a इक्वल टू क्या माना जाएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t माइनस 2। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t माइनस 2, a की डायमेंशन। आगे और देखते हैं एक बार, लाइक जैसे ये है वेलोसिटी, बोला कि वेलोसिटी है अल्फा अपॉन बीटा ई टी टू पावर माइनस अल्फा टी के इक्वल है। डायमेंशन बतानी है अल्फा एंड बीटा की। अब अल्फा और बीटा की जो है डायमेंशन क्या होगी? तो अभी यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपोनेंशियल पर कोई पावर होगी वो कांस्टेंट होती है।
ठीक है, उसको आप 1 के इक्वल लिख दीजिए। सो अल्फा इंटू टी इक्वल टू क्या लिख दो, 1 लिख दो। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। तो यहाँ से अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी माइनस 1। अब वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल मानी जाएगी यहाँ पर, वेलोसिटी, क्योंकि भैया पूरा ये e पावर माइनस अल्फा टी जो है ना, ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो सिंपली बात हम क्या कह सकते हैं कि v जो है वो अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल है। सो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन वेलोसिटी, और अल्फा की डायमेंशन क्या है यहाँ से, टी माइनस 1, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 टी माइनस 1। ओवरऑल ये डायमेंशन हो जाएगी L माइनस 1 टी माइनस 1, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, सो टी 0 हो जाएगा। सो L माइनस 1 बीटा की डायमेंशन हो जाएगी, अल्फा की डायमेंशन टी माइनस 1 और बीटा की डायमेंशन L माइनस 1 हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज p इक्वल टू अल्फा टी। बोल रहा है कि p जो है ना वो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अल्फा टी 1 माइनस बीटा e पावर गामा x, ये पूरा एक फंक्शन है। p इक्वल टू अल्फा टी 1 माइनस बीटा e पावर गामा x है। बोला है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वेयर t इज टाइम एंड x इज पोजीशन। ठीक है सर, क्या करें अब यहाँ पर, हमें अल्फा बीटा और गामा इन तीन ही डायमेंशन निकालना है। एक काम करो, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ओपन कर लो। अल्फा टी माइनस अल्फा टी इंटू बीटा एंड e पावर गामा x। देखो होता है क्या है कि यहाँ पर देखो e पावर गामा x को देखें तो गामा x से डायरेक्टली गामा की डायमेंशन निकल रही है, कि गामा x को आप क्या बोलोगे सर, ये तो 1 के इक्वल हुआ, कांस्टेंट है ना, ये तो अभी पीछे बता रहा था। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन x। सो गामा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L माइनस 1। ठीक है सर, गामा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L माइनस 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहां से देखो मैं अल्फा की डायमेंशन निकाल सकता हूँ, क्यों, होमोजेनिटी रूल क्या कहता है कि भैया p की डायमेंशन वही होगी जो a की डायमेंशन, मतलब z की डायमेंशन वही होगी जो a की डायमेंशन है, मतलब p की डायमेंशन वही है जो अल्फा t की डायमेंशन है, मतलब p इक्वल टू अल्फा t करेंगे। यहां से अल्फा p अपॉन t हो जाएगा। p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 1, इन टी t1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो अल्फा की डायमेंशन होगी m1 l1 t माइनस 2। ओके, ये अल्फा की डायमेंशन आ गई। देन अब हम बीटा की डायमेंशन इजीली बता सकते हैं। सो बीटा की डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहां से हमें लिखना पड़ेगा कि जो p जो है वो इसके इक्वल है। ध्यान से कहीं ऐसे डायरेक्टली मत कर देना इसको, कि p जो है वो अल्फा बीटा इंटू टी आप लिख दो, क्योंकि ये तो डायमेंशन ले सब पूरा। ठीक है, सो p इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा इंटू टी। सो बीटा जो है वो हो जाएगा यहाँ से p अपॉन अल्फा इंटू टी। अब p की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 1, मोमेंटम की डायमेंशन होती है। अल्फा की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2, और t की डायमेंशन क्या है, t1। तो ये कटा यहाँ से, और t माइनस 1 t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 1 तो माइनस 2। तो ये ओवरऑल बीटा जो है वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, मतलब m0 l0 t0। ओके, तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि y इक्वल टू लॉग e टू द पावर अल्फा t, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा। तो सिंपल है, याद रखना है आपको कि लॉग हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, कोई साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हो, ठीक है, उन सब का मतलब ये सब डायमेंशनलेस होता है, और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, इक्वल टू होते हैं कांस्टेंट के। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अल्फा टी लिखा हुआ है, तो e टी टू पावर अल्फा टी है। सो अल्फा टी इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हो सर ये 1 के इक्वल है। सो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी टी माइनस 1। लाइक जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर आप देखो कि सर साइन क्या लिखा हुआ हो, अल्फा एक्स लिखा हुआ होता, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं सर अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, ठीक है, मतलब एल माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। इफ फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन a and time t is used as a fundamental physical quantity, then find dimension of length in terms of them। देखो, अगर यहाँ पर हम फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर लें तो लेंथ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। देखो, इसके करने के दो तरीके होते हैं, इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं।
एक होता है बिल्कुल लॉन्ग मेथड और एक होता है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग मेथड क्या कहता है, जो सब्जेक्टिव मेथड जो है वो इसका क्या कहता है कि अगर आपको लेंथ की डिपेंडेंसी इन पर फाइंड करनी है तो आपको लेंथ को प्रोपोर्शनल करना होगा, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक डायमेंशन की एक लिमिट होती है। लिमिटेशन क्या होती है डायमेंशन की, कि आप उन्हीं क्वांटिटीज की या उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, आप डायमेंशन मेथड से वही रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो। तो आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही लिखना होता है इनको। प्लस के टर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, लाइक जैसे s इक्वल टू आपको लिखा हुआ हो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डायमेंशन मेथड से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन मेथड से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है। अगर यहाँ माइनस होता है तो नहीं कर सकते, प्लस आ रहा है तो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन के टर्म में होता है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन के टर्म में होती है, लाइक f इक्वल टू आपको लिखा हुआ मिल जाए mv स्क्वायर अपॉन r, तो ये मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, तो हाँ आप फोर्स को इसके टर्म में डेराइव कर सकते हो यूजिंग द डायमेंशन मेथड। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डिपेंडेंसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर लगा दो आप एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और इनकी डायमेंशन लिख दो। मेथड ये सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है, ये कौन सा मेथड है, सब्जेक्टिव। लेंथ है यहाँ पर, लेंथ, लेंथ के लिए आप क्या लिख दो यहाँ पर m0 l1 t0, ये डायमेंशन लिखो। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट को आप इग्नोर कर दीजिए यहाँ से। और फोर्स, फोर्स के लिए आप लिख दीजिए m1 l1 t-2 और पावर x लगा दीजिए। ठीक है, ए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1 t-2, ठीक है, एन पावर लगा दीजिए y, ठीक है, और टी, टी के लिए डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर टाइम, टाइम के लिए हो जाएगी t1, और पावर लगा दीजिए z, और फाइनली इनको आप अलग अलग लिख लीजिए बेस को लेकर, सेम बेस को लेकर। सो m पावर केवल यहाँ पर x लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा l पावर x प्लस y, ठीक है, और यहाँ से लिखा जाएगा t पावर माइनस 2x माइनस 2y एंड प्लस z, ये लिखा जाएगा। ओके, यहाँ से आप इनको पावर को, जो है ना, यहाँ पर पावर जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इनकी सेम बेस पावर को आपको कंपेयर करना है। तो m के लिए आपको यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि x पावर यहाँ पर 0 होगी, x प्लस वाई जो है वो 1 के इक्वल होगी, x 0 है तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से -2x माइनस 2y प्लस जेड जो कि 0 के इक्वल है, कंपेयर करने पर x 0 है, ठीक है, y कितना है यहाँ पर 1 है, सो -2 प्लस जेड इक्वल टू 0 बनेगा, सो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो फाइनली कि L इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि L की जो डायमेंशन है मतलब वो बन जाएगी f पावर x मतलब 0, a पावर y, y कितना है 1, ठीक है, और t पावर क्या हो जाएगा z, z कितना है 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना सब्जेक्टिव मेथड हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड, बट थोड़ा सा ऐसा समझना कि थोड़ा सा मैथ वगैरह टाइप में कुछ लग सकती है। तो इस मेथड को एक बार अगर हम देखें तो ये मेथड क्या कहता है, देखो, किस किसकी डायमेंशन निकालनी है, लेंथ की, तो आप पहले लेंथ को लिखो यहाँ पर, और लेंथ की डायमेंशन लिख लीजिए आप L1, ठीक है। डिपेंडेंसी किस पर है, फोर्स पर, एक्सेलरेशन पर और टाइम पर, तो यहाँ पर लिखो फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, l1 t-2 होती है, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t1। ये हमारे पास में यहाँ पर वो डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी है। हमें बस इतना ये करना है कि इन तीनों को यूज करके कुछ ऐसा कुछ करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, कोई पावर लेनी है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है कि बस ये डायमेंशन बन जाए, L1 बन जाए, सिंपल है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ कि हम ऑप्शन से सीधा चले जाएं। ऑप्शंस को आप देखोगे तो मैं ऑप्शन से इनको एलिमिनेट कर दूंगा और अपना डायरेक्टली आ जाएगा, कोई पावर लगाकर उसको इक्वेशंस बनाकर सोल्व करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी। देखो अब कैसे, यहां पर अपन देखें कि इस फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि एफ पावर 0 लगाओ, ठीक है भैया, 0 लगा दो। 0 लगाते ये सारी डायमेंशन हमारे लिए यूजलेस हो गई, ये डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, इसको हटा दो। हमें L1 बनाना है, ए पावर 1, ठीक है, 1 लगा दो। बोल रहा है टी पावर 2, बोला 2 लगा दो। अब बोल रहा है इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन पर कोई भी पावर पर पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। आप सोचोगे कि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टी पावर 2 नहीं हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। T2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बच जाएगा, L1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। ओके, समझ में आया। ऐसे कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं।
जैसे मान लो कि ये बोल रहा है कि मास वेलोसिटी v टाइम टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, ले लिया। बोला कि डायमेंशन ऑफ द फोर्स, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो फोर्स m1l1t-2 होता है, ठीक है सर। मास की बात करते हैं, डिपेंड इस पर कर रहा है, बोल रहा है कि इस पर डिपेंड करवाना है। मास के लिए आप क्या लिख दोगे, m1 लिख दोगे। इधर वेलोसिटी के लिए आप क्या लिख दोगे, l1t-1, ठीक है। इधर से टाइम के लिए आप क्या लिख दोगे, यहाँ से तुम बोलोगे से टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t1। बोल रहा है कि इन तीनों का यूज करके आपको ये बनाना है, मतलब ये डायमेंशन होनी चाहिए। अब सोचो m1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m पावर पॉजिटिव रहेगी, 1 रहेगा, ठीक है। बोल रहा है कि L1 भी है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब V पर कोई पावर यूज नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है T, ठीक है, अब बनाना हमें किसको, क्या है, T-2। अब खुद सोचो कि ये T-2 तब बन सकता है जब ये T जो है ना, ये डिवाइड हो जाए इससे, और ये T1 ऊपर जाए तो ये क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, मतलब mv/t बन गया, mv/t बन गया। तो यहाँ से क्या बना, m1v1 t-1, m1v1 t-1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि बोला कि फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। रेडियस बोल रहा है, डेंसिटी दे रखा है, ओके, सरफेस टेंशन दे रखा है, थोड़ा बहुत अगर आपने, अगर बिल्कुल बिगिनर हो 11th क्लास के लिए, तो ये सब फॉर्मूला तुम पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद में ऑब्वियसली ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें, मतलब इन सब के, सरफेस टेंशन हुआ, रेडियस हुआ, डेंसिटी भी, ठीक है, ये सब तुम्हें याद हो जाएगी। और डायमेंशंस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब डायमेंशन भी आप इजीली, है ना, मतलब फाइंड कर पाओगे इजीली, ठीक है। तुम बोलोगे सर अब कैसे करें। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक रिलेशन दे रखा है, और बोल रहा है कि यहाँ पर इन पर पावर्स हमें बतानी है, बिल्कुल मैं कहूंगा आप ऑप्शन से जाओ, ठीक है। देखो मैं क्या कहूँ, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, न्यू की बात करते हैं, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वो होती है t-1, ठीक है। बोला कि रेडियस, ठीक है सर, रेडियस, रेडियस लेंथ है, लेंथ है तो इसकी डायमेंशन है, ठीक है। फिर बोल रहा है डेंसिटी, रो, डेंसिटी की डायमेंशन होती है m1l-3 होती है, फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है m1l0t-2 होती है, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है 4 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन निकल जाती है, इसका एक्सप्रेशन होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। तीनों का यूज करके ये बनाना है, तीनों का यूज करके ये बनाना है, ठीक है। या तो सब्जेक्टिव मेथड से जाओ या ऑप्शन से जाओ। मैं ऑप्शन से जाता हूँ, पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है, पहला ऑप्शन उठाया तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया आर पर बोल रहा है पावर -3/2 लगाना है, ठीक है। समझते जाना, आप इसको फास्टली सोल्व कर सकते हो, ये मैं समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा हो सकता है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, ठीक है। -3/2 लगाया हमने, ठीक है, -1/2 इस पर लगा दिया, और 1/2 इस पर लगा दिया, और तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, t-1, खत्म। ये चेक चेक करना है, चेक करके देख लो। बोला -3/2 लगाओ, ठीक है, लगाया। बोला -1/2 लगाओ, बढ़िया, लगाया, ठीक है, 1/2 लगाओ। यहां से ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे l पावर -3/2 हो जाएगा। यहां से ये क्या बन जाएगा, m पावर माइनस, सॉरी, हाँ, -1/2, और ये हो जाएगा l पावर 3/2 हो जाएगा पॉजिटिव में। ये हो जाएगा क्या, m पावर 1/2, l 0 रहेगा, और t-1 हो जाएगा, -2/2, तो ये -1 हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर t-1 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो सर देखो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब केवल क्या बच गया, t-1, बिल्कुल है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, फोर्स ऑफ एरिया ए एंड डेंसिटी डी आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट, बोला कि इनको फंडामेंटल यूनिट मान लिया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ना, आप इसको ऐसे समझो कि ये एक तरीके से 4 डिवाइड बाई एरिया ही है, 4 डिवाइड बाई एरिया होता है, ठीक है। और इसकी डायमेंशन यहाँ से आप बोलोगे तो क्या हो जाएगी, m1, ठीक है, l-1 एंड t-2,
जो प्रेशर के इक्वल भी होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको साफ साफ देखो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला आता है तो वहीं से आप है ना ये आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब जैसे लाइक यहाँ पर फोर्स है, फोर्स के लिए m1 L1, ठीक है, T-2, ठीक है, और फिर क्या है एरिया A, इसके लिए क्या हो जाएगा L2, और फिर क्या है डेंसिटी D, D डेंसिटी के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा m1, ठीक है, और L-3। अब आप सोचो कि ये डेंसिटी तो गड़बड़ करेगा, क्यों करेगा गड़बड़? क्योंकि इसकी डायमेंशन में मास पर ए की पावर है ओनली 1, देखो आप, और इसमें 2 जगह मास आ रहा है। ठीक है, ये डेंसिटी गड़बड़ कर रहा है। तो आप इसको, और इसमें टाइम आ रहा है, तो आप देखो जीरो किसको करना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे एक को जीरो करना है, तो मैं डेंसिटी को जीरो कर दूंगा। ठीक है, इसी को जीरो क्यों किया? क्योंकि भैया अपन को टाइम भी चाहिए, टाइम तो फोर्स में ही है केवल, तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा। अब इसको जीरो कर दिया, ठीक है, अब बच गया L2। अब आप सोचो कि अगर ये L2 डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पे, सोचो तो ये क्या बनेगा L-1 बचेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से अपना ऑप्शन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक्स कांस्टेंट H, speed of light in vacuum C, and Newton's gravitation constant capital G are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimension of length? ठीक है, बोला कि लेंथ की डायमेंशन बतानी है इनके टर्म्स में। चलो ठीक है, लेंथ, लेंथ की तुम बोलोगे सर डायमेंशन होगी L1 होगी सर। प्लांक कांस्टेंट नहीं जानते सर, लेकिन मैंने अभी कहा कि 11th क्लास पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, एच को ही क्या बोला जाता है प्लांक कांस्टेंट, और न्यू को यहाँ पर कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी, ई क्या है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 होती है। प्लांक कांस्टेंट एच, और मैंने अभी बताया था इसकी डायमेंशन होती है T-1, T-1 अपॉन में जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो T-1 बच जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट जो है एच, इसकी डायमेंशन जो है वो क्या रहेगी m1, ठीक है, L2 एंड T-1। ओके, फिर आता है स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड की अपन डायमेंशन जानते हैं वो होती है L1 T-1। ओके, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ठीक है, नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला याद हो जाता है ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे, F इक्वल टू होता है G m1 इंटू m2 एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर होता है। यहाँ से आप G की डायमेंशन निकालोगे, m1 और m2 दोनों मास है, r लेंथ है, ठीक है, F फोर्स है। यहाँ से जब आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन आ जाएगी इसकी m-1 L3 एंड T-2। ओके, तो ये तीनों आ गए अपने पास में, ठीक है, तीनों का यूज करके ये बनाना है, तीनों का यूज करके ये बनाना है, तो किससे जाओगे? ठीक है, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से चलते हैं। तो एच जी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है सर? पावर 1/2। सर एच और जी पर हमें क्या लगाना है? पावर 1/2, तो पावर 1/2, और यहाँ पावर 1/2, और बोल रहा है सी पर पावर लगाओ 3/2। ठीक है, सी पर पावर लगाओ 3/2। ठीक है, आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, बट मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? m पावर 1/2 L1 T पावर -1/2, यहाँ से इसका हो जाएगा L पावर 3/2 और T पावर -3/2, यहाँ से हो जाएगा m पावर -1/2 L पावर 3/2 एंड T पावर -1। ओके, तीनों का यूज करके ये बनाना, कुछ ऐसा करना है। तो अपन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही चलते हैं। बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एच का और जी का, और सी से डिवाइड करना है, ये से बोल रहा है। हमने पावर तो यूज कर लिया है, ठीक है, बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ध्यान रखना है कि ये L1 बचना चाहिए ओनली। चेक करके देख लो फटाफट, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सर ये कट गया, बिल्कुल कट रहा है। L पावर 3/2 कट रहा है कि बिल्कुल नहीं कट रहा, एक बार छोड़ दो इसको। T पावर -1 कट रहा है, नहीं कट रहा, एक बार छोड़ दीजिए यहाँ से। अच्छा, जब डिवाइड करते हो सी से डिवाइड करते हो तो क्या एल वाला कट रहा है? बिल्कुल यहाँ से कट रहा है। सी से जब डिवाइड कर रहे हो -3/2 से, और टी पावर -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना जब इससे,
तो -1/2 और -1 ये पावर हो जाएगी -3/2 और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, केवल L1 बच रहा है यहाँ पर, सिंपल L1 बच गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्या लिखा है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड थीटा इज चार्ज। ये बोल रहा है थीटा इज चार्ज, मतलब ये इसको थीटा बोल रहा है, इसको थीटा का है सिस्टम को। ठीक है, बोल रहा है कि ये चार्ज है, थीटा क्या है, चार्ज है। ठीक है सर, अब यहां से हमें इसको, है ना, बोल रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल है, तो आप लिख लो लेंथ, मतलब डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी का इन तीनों के साथ में रिलेशन बनाना है, तीनों के साथ में, बट यहाँ पर थीटा कहीं लिखा नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अपन थीटा बाद में यूज कर लेंगे एज ए चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा सी स्पीड ऑफ लाइट है, डायमेंशन लिख दी हमने इसकी, L1 t माइनस वन, जी अभी मैंने बताया पीछे ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए m-1 L3 t माइनस टू, और बोल रहा है कि ये पूरी क्वांटिटी जो है ना वो चार्ज है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट ये ऐसा है क्या, ये चार्ज है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन चार्ज, क्योंकि ये तो F इक्वल टू होता है, फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो भैया इसकी डायमेंशन जो है ना वो निकालेंगे अपन सबसे पहले, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर लिखोगे, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है, इज नॉट अ चार्ज। ठीक है, ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, वो चार्ज है, ये ई चार्ज है, ये हमको ई बोलना चाहिए था, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर्स m1 L1 t माइनस टू, ठीक है, m1 L1 t माइनस टू, और r क्या है, लेंथ L2। यहां से ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है ना वो क्या बन रही है, m1 L3 t माइनस टू, तो आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है m1 L3 t माइनस टू लिखनी है, तीनों का यूज करके ये बनाना है, तीनों का यूज करके ये बनाना है। ठीक है, क्या करें, ऑप्शन से जाएं, बिल्कुल ऑप्शन से चले जाओ। सबसे पहले आप क्या कर लो, जी और ये जो है इन पर पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप लिख दो m पावर, क्योंकि सब पर देखो, सबके अंदर देख रहे हो आप, पावर 1/2 है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पावर -1/2, L पावर 3/2, T पावर -1। ओके, इधर से क्या हो जाएगा, पावर 1/2 करने पर m पावर 1/2, L पावर 3/2 और T पावर -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी कर दो, एक बार काम करो यहाँ से स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, क्योंकि इनमें तीन में ऑप्शन में स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से बन जाएगा L2 t माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना है और बनना चाहिए L1। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो m वाला कट रहा है, ठीक है, m यहाँ पर कट रहा है जो कि कटना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये काट रहा है, ये कट रहा है, बट ये टर्म मल्टीप्लाई करने पर नहीं कटेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएंगे, डबल हो जाएगी, तो ये बनेगा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L3, और ये डबल हो जाएगा t पावर -2 मल्टीप्लाई करने पर, ये L3 t माइनस टू। अब इससे डिवाइड करना है, अरे यार ये तो इसमें भी आ गया, डायरेक्टली हो गया, ये तो ये कट गया और ये L बच गया, मतलब इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर and unit of mass is 5 kg and unit of time is 2 second, then find value of 10 joule energy in new system of unit। मतलब आपको वही न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है, ठीक है। 10 जूल जो है, 10 जूल, ठीक है, इसकी न्यू सिस्टम में वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है, ठीक है। तुम बोलोगे सर 10 जूल, ठीक है। 10 जूल जो है, जूल को अपन क्या लिखेंगे सर, केजी, सॉरी केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। न्यू सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 10 इंटू केजी, केजी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन डायरेक्टली क्या लिखोगे, मतलब क्या हो जाएगा, जो वैल्यू गिवन है, लाइक ये केजी में, मतलब केजी डैश था ये, केजी डैश इक्वल टू 5 केजी, तो केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी डैश डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू लिखूंगा ओनली। तो केजी की जगह मैं 1/5 कर देता हूँ, मीटर की जगह 1/10, तो 100, मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर मतलब 1/100 हो जाएगा। और अपॉन में सेकंड है, तो सेकंड की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1/2, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। ये एक जीरो से जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 50, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 25। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो। तो अपन को इन ऑप्शंस में जाकर ये चूज करना है, ये चेक करना है कि ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट है वो हम उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है कि मास मोमेंटम वेलोसिटी, भैया मोमेंटम जो होता है, ठीक है, मोमेंटम जो होता है, देखो मैं अगर यहां लिखूं इसके फर्स्ट ऑप्शन में, मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी फंडामेंटल में काउंट नहीं होगी, ये सब डेराइव है। फोर्स, फोर्स F इक्वल टू बोल रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो ये फंडामेंटल नहीं है। टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, तो फोर्स का किसी, है ना, टाइम और वेलोसिटी जो है यूज तो होते हैं फोर्स के फॉर्मूले में कुछ कुछ जगह पर, बट वो उसमें मास जरूर होता है। अगर यहाँ इसके अंदर मास और ऐड होता ना, तो ये भी क्या हो जाता है, डेराइव, बट इसके अंदर मास नहीं दे रहा, इसलिए फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये तीनों एक दूसरे पर अब क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इसलिए हम डी को हम क्या कंसिडर करेंगे, फंडामेंटल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे ऐसे एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब वही तरीके, मतलब वही टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया कि कोई ऐसा सिस्टम है जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसमें एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, मतलब ये तो फंडामेंटल है, ठीक है, क्योंकि मास, वेलोसिटी एंड लेंथ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे पर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसा है, फंडामेंटल है। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, ठीक है, तो लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी ये क्या है, डिपेंड कर रहा है, देखो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कैसे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो ये डिपेंड करता है, तो ये डेराइव्ड है, ये डेराइव्ड मानी जाएगी, ठीक है। मास, टाइम एंड वेलोसिटी, मास, टाइम एंड वेलोसिटी ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट हुए एक दूसरे पर। लेंथ, टाइम एंड मास ये वैसे इंडिपेंडेंट है, तो ये तीन यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में एंटर नहीं करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू आर कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। मैंने अभी बताया, पीछे कुछ एक क्वेश्चन में बताया था मैंने कि आप डायमेंशनल मेथड से उन्हीं इक्वेशंस, उन्हीं रिलेशन को डेराइव कर सकते हो, उन्हीं को डेराइव कर सकते हो, उन्हीं को डेराइव कर सकते हो जिनमें मतलब जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, उन्हीं को आप डेराइव कर सकते हो। आप जो ऐड वाली क्वांटिटी है,
सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी उनको आप डिराइव नहीं कर सकते। लाइक एस इक्वल टू मैंने कहा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। मैंने कहा एफ इक्वल टू लाइक मान लीजिए एम ए, आप इसको डिराइव कर सकते हो, या एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसको आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बट एडिशन जिसके अंदर आ रहा है उसको आप डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप ऐड भी उनको कर सकते हो जो डायमेंशनली एक दूसरे के सेम होते हो, ऐड भी उनको ही कर सकते हो जो डायमेंशनली एक दूसरे के सेम होते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आप सोचो यहां से कि P इंटू क्यू कर दें, माइनस आर आ रहा है, P है ना, P इंटू क्यू माइनस आर आ रहा है, ये तीनों क्या है, पहले तो ये देखो क्या कहा है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, क्लियर है यहाँ तक। और बोल रहा है कि कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी बतानी है जो मीनिंगफुल नहीं हो। अब आप सोचो यहां से कि अगर मैं इसको देखूं P इंटू क्यू, भाई ये दोनों मतलब तीनों एक दूसरे के डिफरेंट है, P Q R तीनों क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट है, मतलब दोनों को, मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन में जा रहे हैं तो P इंटू क्यू करें, मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो कहीं ना कहीं इसकी डायमेंशन जो है ना वो R के इक्वल हो जाए। लाइक जैसे मान लो कि V इक्वल टू 80 होता है, V इक्वल टू 80 होता है, ए टी वी ये तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, बट मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये V की इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये होता है। तो यहां से P इंटू क्यू माइनस आर ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। P इंटू क्यू अपॉन आर ये भी मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि P इंटू क्यू डिवाइड बाई आर कर दे, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा हो कि P इंटू क्यू करने पर उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मान लो कि आर के इक्वल आ जाए और ये डायमेंशन लेस बन जाए, मीनिंगफुल है, ठीक है। आया समझ में, मतलब और मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ रहा है तो ऑब्वियसली वैसे भी ये मीनिंगफुल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी की बात करते हैं, सी में क्या बोल रहा है, P माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, देखो बेटा यहीं पर ये समझ में आ गया कि P और Q इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, आप सब्ट्रैक्ट और ऐड तब कर सकते हो ना जब इनकी डायमेंशन सेम हो, बट P और Q को तो इन्होंने पहले डिफरेंट बताया, तो डायमेंशनली डिफरेंट है, तो आप इनको ऐड कैसे कर सकते हो यहाँ पर, या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, इसलिए आपका जो मीनिंगफुल नहीं है, नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, वो है आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आगे जाना ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, P एंड Q हैव डिफरेंट नॉन जीरो डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, ठीक है। बोल रहा है कि P और Q डिफरेंट है और नॉन जीरो भी है, मतलब P और Q दोनों क्या डिफरेंट क्वांटिटीज है, P एंड Q डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो अभी मैंने बताया कि P और Q अगर डिफरेंट क्वांटिटीज, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते आप, देख लो कौन सा आपको दिख रहा है, तो मीनिंगफुल जो यहाँ पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पॉसिबल, तो कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ओनली P इंटू क्यू स्क्वायर, ये पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसी ऑप्शन ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो क्लासरूम से, जो पढ़ते हो डीपीपी करते हो, ठीक है, या कोई मॉड्यूल्स वगैरह करते हो, क्वेश्चंस बन जाते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जिनमें आपको डाउट्स रहेंगे, आएंगे डाउट्स ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो मैंने उनको कलेक्ट किया है और उनके मेथड, उनके कॉन्सेप्ट है, मैंने उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है इन द एग्जाम हॉल में, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। आगे वाला जो मेरा वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा किस पर, एरर पर रहेगा, ठीक है, एरर के क्वेश्चंस लाऊंगा, वही चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे एरर के, और 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है, तो इन पर मतलब आगे मेजरमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा, मेजरमेंट से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।